एवरीवन। आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है संविधान सभा। संविधान की एक क्लास हम लोग एक वीडियो रिकॉर्ड कर चुके हैं। ये हमारी संविधान की दूसरी क्लास है। जिन्होंने ये पहली वीडियो नहीं देखी है पहले उसको जाकर देख लें। ये जो अपना दूसरा टॉपिक रहेगा संविधान सभा। संविधान जो है उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रो है कि संविधान क्यों बनाया गया। इससे पहले संविधान था नहीं, पहले हुआ करता था राजा महाराजाओं का शासन, जिसको हम राजतंत्र कहते हैं। अब राजतंत्र जो है उसमें क्या होता था कि राजा है, अब राजा के बेटे ने कोई अपराध कर दिया तो उसको सजा जो है कम दी गई या दी नहीं गई, और वही अपराध किसी गरीब ने कर दिया था तो उसको कड़ी सजा दे देते थे। राजा बदल गया तो कानून भी बदल देते थे। राजा के मन के हिसाब से नए टैक्स आते थे, नए कानून बनाए जाते थे। अब धीमे धीमे जब देश आज़ाद होने लग गया तो कानून जो है वो लिखे गए, और लिखित कानूनों को ही हम लोग क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। मतलब किसी भी देश को, किसी भी संस्था को चलाने के लिए जो लिखित कानून बनाए गए हैं उन लिखित कानूनों को ही क्या कहा जाता है, संविधान कहा जाता है। और विश्व में ये पहला संविधान जो लिखा था वो अमेरिका देश ने लिखा था। अमेरिका जो देश है उसने सबसे पहला संविधान लिखा। सबसे छोटा संविधान जो है, सबसे बड़ा संविधान जो है, इससे प्रश्न देखे गए हैं। तो अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे पहला संविधान है, जो संविधान मार्च 1789 में लागू किया गया था। अब मार्च 1789 में अमेरिका ने बना दिया। इसके बाद विश्व का सबसे बड़ा संविधान पूछ लेता है तो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है वो भारत देश का है। इस संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और प्रारंभ में 8 अनुसूचियां हुआ करती थी जब ये संविधान बनाया गया था। हमारा जो संविधान बनाया गया था वो संविधान सभा के आधार पर बनाया गया था। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे संविधान सभा, और संविधान सभा से आए हुए पिछले 5 सालों में सीजीएल के, सीपीओ के, अभी पटवारी 2023 के सारे प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे और उसका एक हल्का सा टेस्ट लाएंगे। इस बार हम कोशिश किया करेंगे जो भी वीडियो, जो भी टॉपिक अपन लोग पढ़ें उस टॉपिक के 20 से 25 सवाल इसी साल या पिछले 2-3 साल में आए हुए प्रश्नों को अपन लेके आए, जिससे एक आइडिया लग जाए कि प्रश्न कैसे बनते हैं। चलिए, तो विश्व का सबसे पहला संविधान अमेरिका का है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान जो है ये भारत देश का है। विश्व का सबसे छोटा संविधान जो है ये मोनाको देश का है। ये मोनाको देश हाल फिलहाल के लिए पढ़ लीजिएगा, अपन जियोग्राफी में कवर करेंगे मोनाको देश कहाँ है, यूरोप महाद्वीप पूरा पढ़ेंगे। हाल फिलहाल के लिए ये जो मोनाको है यूरोपियन कंट्री है। अगला है विश्व का सबसे नवीन संविधान। तो ये 4 ओटी हो गई आपकी, बड़ा, छोटा, सबसे पहला और सबसे बाद का संविधान। मतलब अभी तक नेपाल जो देश है इसने हाल ही में संविधान जो अपना बनाया है 2015 में। तो नवीनतम संविधान के नाम से किस देश को जाना जाता है, अभी नेपाल देश को जाना जाएगा। ठीक, संविधान सभा जो है इसके अगली स्लाइड में वो चालू होने वाली है। इसमें कुछ 2-4 फैक्ट दिए गए हैं, उन फैक्टों को कवर कर रहे हैं अपन। पहला जो फैक्ट है इसमें दिया गया है कि जो संविधान निर्माण की सर्वप्रथम मांग जो की थी वो गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी, और ये 1895 में की गई थी। कौन से विधेयक में? स्वराज्य विधेयक। ये लाइन लिखते जाइएगा साथ साथ कि संविधान निर्माण की मांग सबसे पहले किसके द्वारा की गई, तो यह स्वराज्य विधेयक में बाल गंगाधर तिलक ने की थी, और तारीख थी 1895। दूसरा है 1922 में गांधी जी ने संविधान सभा और संविधान निर्माण की मांग को प्रबलतम तरीके से प्रस्तुत किया था। और 1928 में नेहरू, ये याद रखिएगा, नेहरू रिपोर्ट एनसीईआरटी में भी दी गई है। जवाहरलाल नेहरू के फादर हैं मोतीलाल नेहरू, और इनके साथ कांग्रेस के 8 मंत्री और थे जिन्होंने मिलकर क्या किया था, एक नेहरू रिपोर्ट बनाई थी। नेहरू रिपोर्ट कुछ नहीं है, नेहरू रिपोर्ट में क्या है, ये जो मोतीलाल नेहरू खुद का संविधान बनाना चाहते थे भारत का, इसके लिए उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की थी, उसी को नाम देते हैं नेहरू रिपोर्ट। ये रिपोर्ट कब तैयार की गई थी, याद रखिएगा 1928 में। चलिए, इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की, ये भी याद करना है। अगला फैक्ट है कि 1924 में एक पार्टी बनाई गई थी, स्वराज पार्टी। अगर आपने हिस्ट्री की वीडियो देखी है तो मैंने ये वाली चीजें पढ़ाई हैं उसमें कि 1922 में चोरा चोरी घटना होती है 5 फरवरी को। इस घटना के बाद 12 फरवरी 1922 को गांधी जी आंदोलन को वापस ले लेते हैं। जैसे ही गांधी जी ने आंदोलन वापस लिया, गांधी जी से कुछ लोग जो है गुस्सा हो गए और खुद की एक पार्टी बना लेते हैं, जिनमें से 2 लोगों के नाम बड़े फेमस हैं। एक है चित्तरंजन दास जो सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे, और दूसरे हैं तुम्हारे मोतीलाल नेहरू जो जवाहरलाल नेहरू के फादर हैं। इन दोनों ने मिलकर एक पार्टी बनाई थी, इस पार्टी का नाम है स्वराज पार्टी। ये स्वराज पार्टी ने संविधान का विचार प्रस्तुत किया था, ये भी याद रखिएगा, कब किया था, 1924 में। तो अभी क्या है, अपन ने 3 से 4 चीजें पढ़ी हैं। किसी भी देश को चलाने के लिए जो नियम कानून बनाए जाते हैं उन्हें हम संविधान कहते हैं। संविधान की 4 ओटियां हैं। सबसे पहला संविधान किसका है, अमेरिका का। सबसे बड़ा भारत का। सबसे छोटा मोनाको का। और सबसे लास्ट वाला
या अभी तक का सबसे नवीनतम संविधान किसका है? नेपाल का है। ठीक है, आगे आइएगा। 1929 ये अधिवेशन भाई बड़ा भयंकर आया है। CHSL किसी ने दिया हो 2019-20 का, तो ये पूछा गया था सीधा सीधा प्रश्न कि 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। हालांकि इतिहास में पूछा गया, लेकिन यहाँ तो इतिहास पॉलिटी एक ही हो रही है। देखिएगा, 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में किसकी मांग की गई थी? पूर्ण स्वराज्य की जो है वो मांग की गई थी। सर्वप्रथम 1934 में, ये नाम याद रखिएगा, MN रॉय, जब संविधान सभा पढ़ेंगे तब भी ये चर्चा में आएंगे। तो 1934 में MN रॉय ने संविधान सभा के गठन का विचार रखा था। ये भी जरूरी है, ये प्रश्न आया हुआ है, ये अपन देखेंगे। मैंने टेस्ट तैयार किया है, उसको लगाने की कोशिश करेंगे अपन। अगला है 1936 में कांग्रेस का फैजलपुर सम्मेलन हुआ था। इसमें पहली बार संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण की मांग की गई थी। तो भैया ये भी याद कर लीजिएगा, ये कुछ फैक्ट हैं। इन फैक्टरों का या तो स्क्रीनशॉट ले लेना, या मैं PDF को, ये पूरी तैयार हो जानी है, कुछ टॉपिक और बचे हुए हैं संविधान के, तो आपको मैं इसको सेंड करवा दूंगा उसी टेलीग्राम ग्रुप पे या यूट्यूब चैनल पे, दोनों पे, और इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। तब तक के लिए आप इनके पॉइंटों को लिख के रखिएगा और थोड़ा सा उसका अध्ययन करिए। हम लोग दूसरे स्लाइड पे आते हैं, जहां से हमारी संविधान सभा चालू होने वाली है। संविधान बनाने के लिए जो सभा बनाई गई उसी को संविधान सभा कहते हैं। और ये संविधान सभा कब बनाई गई, किसके द्वारा बनाई गई, किसकी सिफारिश पर बनाई गई, कितने लोग थे इसमें, कौन महिला था, कौन पुरुष था, कितने पुरुष थे, कितनी महिलाएं थी, ये सब प्रश्न इसमें आएंगे। चलिए, ये है हमारी संविधान सभा। देखिएगा, भारत की जो संविधान सभा है, ये संविधान सभा के लिए कैबिनेट मिशन का गठन किया गया। ये कैबिनेट मिशन जो है 1946 में भारत में आता है और दिल्ली पहुंचता है मार्च 1946 में। इस कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर भारत में संविधान सभा बना दी गई। संविधान सभा ये जो बनाई गई कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर, इस मिशन के बारे में पूछा जाए तो 2 तारीखें याद करनी है। अब ये जो मिशन था वो कितने सदस्यीय था ये भी पूछ लेता है। तो कैबिनेट मिशन 3 सदस्यीय था, और 3 सदस्यों में कौन कौन थे? एक तो भाई पैथिक लॉरेंस थे, दूसरे थे स्टीफर्ड क्रिप्स, तीसरे थे अलेक्जेंडर। ये तीनों याद करना। और तीनों में ये भी पूछ सकता है कि कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। तो कैबिनेट मिशन की जो अध्यक्षता है वो किसने की थी? पैथिक लॉरेंस ने की थी। बाकी 2 सदस्य हैं, एक उसके अध्यक्ष हैं। तो टोटल कितने सदस्य हो गया है? 3 सदस्य। आगे आइएगा, अब अपन को संविधान सभा पढ़नी है। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा बना दी गई। ये संविधान सभा बनाई गई तो इसमें कुल 389 सीटें निकल कर आई। संविधान सभा में कुल सीटें कितनी थी? 389 सीटें। इन 389 सीटों में से ये देखिएगा, ये क्लासिफिकेशन CGL में आ रखा है। मैं बताऊंगा कब आ रखा है, ये प्रश्न इसमें डाला है अपन ने टेस्ट में। 292 सीटें जो हैं ये ब्रिटिश भारत की है। ब्रिटिश भारत का मतलब ऐसा भारत जिस पर सीधे या इनडायरेक्टली अंग्रेजों का कब्जा हो। सीधे कैसे? अंग्रेजों ने डायरेक्ट कब्जा कर रखा हो, और इनडायरेक्टली का मतलब अंग्रेजों ने उसको गुलाम बना रखा हो, या वो संधि कर रखी हो राज्य ने, बदले में राज्य उसको टैक्स देता हो अंग्रेजों को। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस क्षेत्र पर अंग्रेजों का कब्जा है तो उसको कहते हैं ब्रिटिश भारत। ब्रिटिश भारत से कितने आए थे? 292। 4 सीटें कहाँ की थी? चीफ कमिश्नरी की, और 93 सीटें थी देसी रियासतों की। तो ये क्लासिफिकेशन लिख लीजिएगा कि 389 में से कितनी सीटें किसको प्राप्त हुई थी या किसके लिए बांटी गई थी। अब ये जो 4 कमिश्नरी वाली सीट है ना भैया, ये कमिश्नरी वाली सीटों में याद करिएगा कि 4 कमिश्नरी की सीट है, तो वो 4 कहाँ है? पहली दिल्ली में है, दूसरी कुर्ग कर्नाटक में, तीसरी अजमेर मेरवाड़ा में, और चौथी है ब्रिटिश बलूचिस्तान में, जो पाकिस्तान का हिस्सा है वर्तमान में। तो 4 चीफ कमिश्नरी की सीटें ये दी गई हैं। अब वो प्रश्न यहाँ से क्रिएट करना चाहे तो वो प्रश्न बना सकता है कि निम्न में से चीफ कमिश्नरी में कौन शामिल नहीं था। कोई एक मिस कर देगा, उसके लिए दूसरा ऑप्शन वो डाल सकता है। नीचे आइएगा, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है, और इस बैठक में जो अध्यक्षता करते हैं वो सच्चिदानंद सिन्हा करते हैं। ये आप सबको पता होगा। सच्चिदानंद सिन्हा, पहली बैठक जो हुई थी संविधान सभा की, सिंपल सी कहानी। संविधान सभा में कुल कितने लोग हैं? 389 लोग। 389 लोगों ने 389 लोग संविधान सभा में शामिल हैं। अब इसकी पहली बैठक होगी। पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को,
1946 को जब बैठक होगी तो कोई ना कोई अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। उस समय परमानेंट अध्यक्ष थे नहीं, तो सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बना दिया गया, एक दिन का अध्यक्ष बना दिया गया कि आज आप संविधान सभा की बैठक का अध्यक्षता कर लीजिए, उसके बाद हम लोग परमानेंट अध्यक्ष के चुनाव कर लेंगे। तो भैया ये जो अध्यक्ष हैं बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन ये टेम्परेरी थे। टेम्परेरी का मतलब अस्थायी। और उपाध्यक्ष जो बनाए गए थे वो थे एससी मुखर्जी। अब 9 दिसंबर को सभा तो हो गई, 10 दिसंबर की छुट्टी रखें और 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद जो है वो परमानेंट अध्यक्ष बना दिए गए संविधान सभा के। तो प्रश्न पूछिए, पहला अध्यक्ष कौन था, तो सच्चिदानंद सिन्हा। पहला स्थायी अध्यक्ष कौन था, तो राजेंद्र प्रसाद। स्थायी अध्यक्ष कौन सी बैठक में बनाया गया, तो बैठक में बनाया गया दूसरी में। पहली बैठक में कैसे अध्यक्ष थे, अस्थायी, नाम क्या है, सच्चिदानंद सिन्हा। अब देखिएगा 11 दिसंबर वही सेम लाइन है, राजेंद्र प्रसाद जो है कैसे अध्यक्ष चुने गए, स्थायी अध्यक्ष चुने गए। और इसी समय एक सलाहकार भी चुने गए थे। सलाहकार जो सलाह देंगे उनका नाम है बेनेगल नरसिम्हा राव, या सीधी सी भाषा में BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे भाई, HC मुखर्जी। ये संविधान सभा के कौन थे, सलाहकार थे। एक चीज और याद करिएगा, कम लोगों को पता है कि संविधान सभा के जो सलाहकार थे HC मुखर्जी के साथ साथ में और कौन थे, कृष्णमाचारी भाई साहब, इनको भी याद करिएगा। तो संविधान सभा के 2 सलाहकार हो गए हैं, 3 थे एक्चुअली, में एक और बताऊंगा आगे। और ज्यादातर ये पढ़ाया जाता है कि HC मुखर्जी जो है संविधान सभा के सलाहकार हुआ करते थे। आइएगा 13 दिसंबर, फिर से सुनिएगा, ये प्रश्न PSC में आया हुआ था, इसमें बड़े झगड़े हुए थे, RTI वगैरह लगा दी गई थी, ये समस्या बनी थी उद्देश्य प्रस्ताव के ऊपर, आपने सुना होगा। 13 दिसंबर 1946 को जो नेहरू है उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव दिया था, है कुछ नहीं, जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना का एक डिजाइन दिया गया था नेहरू के द्वारा, जिसको उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं। ये 13 दिसंबर मतलब तीसरी बैठक में, पहली बैठक 9 दिसंबर, दूसरी बैठक 11 दिसंबर और तीसरी बैठक 13 दिसंबर, हर दूसरे दिन बैठक कराई जा रही है। अब 13 दिसंबर को नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव दिया, इस उद्देश्य प्रस्ताव पर बात करी गई और फाइनली जो है कुछ महीने साल बाद उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। तो याद करिएगा इसको अच्छे से कि उद्देश्य प्रस्ताव कब दिया गया था, 13 दिसंबर 1946 को। और ये उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था, नेहरू ने किया था। आगे चलकर ये उद्देश्य प्रस्ताव ही प्रस्तावना कहलाएगा, इसी का विकसित रूप प्रस्तावना है, ऐसे भी मान सकते हैं। अब ये कुछ फैक्ट हैं आपके। पहला है 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। 13 दिसंबर 1946 में पेश हुआ है और इसको स्वीकार किया गया है कब, 22 जनवरी 1947 को। दूसरा है 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत हुआ है। ये लाइन आप सबको पता होगी, मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ, समझिएगा। 389 लोग हैं, इन 389 लोगों ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान बना दिया था। और उसके कुछ 1946 में बनी थी संविधान सभा। अब 47 में आपको पता है पाकिस्तान अलग होता है, जैसे ही पाकिस्तान अलग हुआ तो पाकिस्तान में चली गई है 90 सीटें, बकाया जो 299 सीटें थी, उन 299 सीटों ने अपना काम चालू रखा और फाइनली 2 साल 11 महीने 18 दिन जब से बनी थी और जब लास्ट बैठक हुई थी तब बना के संविधान क्या कर दिया, तैयार कर दिया। संविधान तैयार होने को ही अंगीकृत कहा जाता है। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान क्या कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था। जब संविधान लागू किया गया तो उसमें पूरे अनुच्छेद लागू नहीं किए गए, कुछ अनुच्छेद लागू किए गए थे, जो अपन इस स्लाइड में देखेंगे, अगली वाली में आने वाला है। देखिएगा 299 जो सदस्य हैं, सर 299 कहाँ से आ गए, अभी तक तो जो सदस्य थे वो तो 389 हुआ करते थे। उससे देखिएगा 389 सदस्य हैं, इन 389 में से 90 सीटें कहाँ चली गई हैं, पाकिस्तान में विभाजन हो चुका है। अब अभी भारत में कितनी बच गई हैं, 299 सीटें। 299 सीटों में से जो साइन करने आते हैं वो कितने लोग आते हैं, 14 लोग, सॉरी 299 सीटों में से 284 लोग सिग्नेचर करने आते हैं, बाकी के लोग छुट्टी में चले जाते हैं, छुट्टी मना लेते हैं। संविधान सभा में कुल महिलाएं कितनी थी, याद करना है। संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं हुआ करती थी। 15 महिलाओं में से केवल सिग्नेचर कितनी महिलाओं ने किए थे, 8 महिलाओं ने किए थे। संविधान सभा की कुल संख्या 389,
भारत विभाजन के बाद संविधान की कुल संख्या 90 वहां चली गई, भारत में बची है 299। संविधान सभा में महिलाएं कितनी थी? तो 15 महिलाएं थी। संविधान सभा में साइन कितनी महिलाओं ने किए? 8 महिलाओं ने किए। संविधान सभा में महिला पुरुष दोनों मिलाकर कितने लोग साइन करते हैं? 284 लोग करते हैं। बाकी के 299 लोगों में से कुछ लोग छुट्टी कर जाते हैं। सुनिएगा, ये याद करना है। ये जो महिलाएं हैं 15, इन 15 महिलाओं में से एक महिला है जिसका नाम है बेगम रसूल। एकमात्र मुस्लिम महिला थी पूरी संविधान सभा में, उनका नाम है बेगम रसूल। और एकमात्र एंग्लो इंडियन भी थे, इसके अलावा दूसरे थे नहीं, जिनका नाम है फ्रैंक एंथोनी। ये आगे मिल जाएगा वैसे आपको। अगला, संविधान पर हस्ताक्षर करने वाला जो पहला व्यक्ति है वो नेहरू है। नेहरू भाई साहब तुरंत चले जाते, संविधान बनता है और सिग्नेचर कर देते हैं। तो संविधान जो बना था उस पर पहले सिग्नेचर किसने किए थे? नेहरू ने किए थे। और अंतिम सिग्नेचर करते हैं अपने राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के पहले राष्ट्रपति बनाए गए थे। ये अंतिम व्यक्ति कौन है? राजेंद्र प्रसाद है। ये लिख लीजिएगा अच्छे से। राजस्थान से हस्ताक्षर करने वाला पहला व्यक्ति, ये मैंने चेक किया था, ये बड़ा चर्चे में रहा था। चर्चे में मतलब राजस्थान के पेपरों में तो रहेगा, अपने पेपर में तो ज्यादा आया नहीं, एमपी वगैरह के पेपरों में, लेकिन एसएससी वगैरह में एक दो बार मैंने देख लिया था स्लाइड में, तो मैंने ऐड करवा दिया ये, कि समस्या ना बन जाए, गलत ना हो जाए लोगों की। तो राजस्थान से पहला व्यक्ति जो साइन करने आए थे वो थे बलवंत सिंह मेहता। ये पढ़ लीजिएगा एक बार, तो याद ना हो तो कोई समस्या नहीं है ज्यादा ऐसी। चले, ये देखिएगा, संविधान सभा में पहली बैठक में कितने लोगों ने भाग लिया था? 207 लोगों ने। ये याद करिएगा। पहली बार कांग्रेस की बैठक में कितने लोग आए थे, ऐसा प्रश्न पूछा जा चुका है। तो संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उसमें केवल कितने लोग भाग लिए थे? 207 लोग भाग लिए थे। और अंतिम बैठक में 284 है, तो आपको पता ही है सिग्नेचर कितने ने किए हैं? 284 ने। तो अंतिम बैठक में हिस्सा भी कितने लेंगे? 284 लोग लेंगे। अगला, भारतीय संविधान में जब संविधान निर्माण का कार्य किया जा रहा था, ये लाइन थोड़ी सी पढ़िएगा, कम लोगों को पता होगी। जब संविधान का निर्माण किया जाता था तब अध्यक्षता कौन करते थे? राजेंद्र प्रसाद। जब संविधान लिखा जा रहा है, बनाया जा रहा है, तब उसकी अध्यक्षता करते थे संविधान सभा की राजेंद्र प्रसाद। लेकिन जब संविधान सभा किसके रूप में काम करती थी? विधायिका, कानून बनाने के रूप में। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में कवर किया है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका क्या होती है। जिन्होंने नहीं देखी वो वीडियो देख लीजिएगा, नहीं तो और भी आगे टॉपिक बढ़ते जाएंगे तो अपन पढ़ते जाएंगे। विधायिका जो है उसके रूप में अगर संविधान सभा कार्य कर रही है तो उसकी अध्यक्षता करते थे जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, जो लोकसभा के पहले अध्यक्ष भी थे, याद करिएगा। तो संविधान सभा के 2 अध्यक्ष हो गए हैं, एक में राजेंद्र प्रसाद है और एक कंडीशन में कौन है? जीवी मावलंकर। कौन सी कंडीशन में कौन है ये पढ़ लीजिएगा, लिखा हुआ है। संविधान सभा में कुल 12 अधिवेशन हुए हैं और 7वें अधिवेशन में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी गई थी। आपको पता है महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे के द्वारा की गई थी। कारण ये था कि वो भारत विभाजन चाहते नहीं थे, इन्होंने भारत विभाजन को मंजूरी दे दी थी। क्या कंडीशन थी क्या नहीं, कांग्रेस ने भारत विभाजन को स्वीकार क्यों किया, ये इतिहास में पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ आइएगा, संविधान जो है वो लिखा किसने था? प्रेम बिहारी नारायण। ये याद कर लीजिएगा, अच्छा प्रश्न है कि भारतीय संविधान को हाथ से किसके द्वारा लिखा गया था? प्रेम बिहारी नारायण के द्वारा लिखा गया। चलिए, ये कुछ बेसिक फैक्ट है, ज्यादातर लोगों को पता रहते हैं। संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा, ये हमें पता है। संविधान निर्माताओं में लगभग 60 देशों का अध्ययन किया था। मतलब कहने का ये है कि किसी देश से, ये पढ़ेंगे हम संविधान के विदेशी स्रोत, इसमें क्या है, अमेरिका से क्या लिया गया, आयरलैंड से क्या लिया गया, ऐसे विश्व के लगभग 60 देशों से कुछ ना कुछ संविधान ने लिया है या कुछ ना कुछ हमने लिया है। इसलिए भारतीय संविधान को उदार का थैला कहते हैं। भारतीय संविधान को उधार का थैला क्यों कहते हैं? क्योंकि किसी ना किसी देश से कुछ ना कुछ चीजें हमने क्या ली है, उधार लिए। संविधान निर्माण में 63 लाख कुछ पैसे खत्म हुए थे, लगभग 64 लाख माने जाते हैं। ये जरूरी नहीं है रकम याद करना, लेकिन ज्यादातर लोग लिखाते हैं तो उसमें डाल दी गई है। 24 जनवरी 1950 को संविधान की अंतिम बैठक हुई थी। नॉर्मल सी कहानी है, आपने देख रखी है। हाँ, ये थोड़ी सी चीज है, ये मैंने रीचेक करी है कई बार। इसमें क्या हुआ है कि संविधान जब बना था तो सारे लोग, मैंने लगभग 99% यूट्यूब वाली वीडियो देख ली है, सारी चीजें देख ली, तो उसमें लिखा गया है कि संविधान जब लागू हुआ तो लगभग 15 अनुच्छेद नहीं, सीधे 15 अनुच्छेद बोलते हैं, वो 15 अनुच्छेद लागू किए गए थे।
तो भैया मैंने ये सब चेक किया है, जो ऑथेंटिक लिखा है अपन ने, जो भी स्लाइड में लिखा है उसको रीचेक कर सकते हैं आप लोग। संविधान जब लागू हुआ था तो 15 नहीं 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे। 15 अनुच्छेद लागू किए गए थे, बात सही है, लेकिन ये 15 अनुच्छेद भी किसी ना किसी अनुच्छेद में लागू किए गए होंगे ना। जैसे इस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान में 15 अनुच्छेद आज से लागू किए जाते हैं, तो ये लाइन किसी ना किसी अनुच्छेद में लिखी होगी। तो जिस अनुच्छेद में लिखी होगी वो काउंटिंग में नहीं आएगा क्या? आएगा भाई। तो 15 + 1, और सबको पता है 15 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 16 आएगा। देख लीजिएगा कौन कौन से 16 अनुच्छेद हैं, ये आपके लिखे गए हैं लाइन से। इन सारे अनुच्छेदों को एक बार पढ़ लीजिएगा। ज़्यादातर ये पेपरों में कभी कभी देते हैं, रियर केस होता है कि वो दे दे कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संविधान लागू होने के समय लागू किया गया था। तो ऐसे पढ़ के रखिएगा इसको एक बार। अब देखिएगा, और 394, ये सब कितने हैं? कुल 16 अनुच्छेद है, गिन लीजिएगा लाइन से। अगला, लक्ष्मीमल सिंघवी के प्रयास से प्रतिवर्ष 26 नवंबर को विधि दिवस मनाया जाता है। मैंने एक चीज आप पे बता रखी होगी, नहीं पता है तो आपको ही पता होगी, यहाँ देखने की कोशिश करिएगा। 389 सीटें हैं, 389 सीटों ने 2 साल 11 महीने 18 दिन मेहनत करी है, और मेहनत करने के बाद भारत का संविधान बना दिया था। अब भारत का संविधान जो बना था वो बना था 26 नवंबर 1949 को। जिस दिन संविधान बना था उस दिन को हम मनाते हैं संविधान दिवस, ठीक है। और भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और जब संविधान लागू हुआ था तो आपको पता है कि 26 जनवरी मनाया जाता है। तो 26 जनवरी जो मनाते हैं वो संविधान लागू होने की याद में मनाते हैं, लेकिन 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है क्योंकि उस दिन संविधान हमारा क्या हुआ था? बना था। अब देखिएगा इसमें थोड़ी सी लाइन अच्छी है। जो लक्ष्मीमल सिंघवी है, इनके प्रयासों से 26 नवंबर को विधि दिवस मनाया जाता था। संविधान दिवस पहले नहीं मनाया जाता, पहले क्या मनाते थे? विधि दिवस मनाते थे। ये विधि दिवस मनाया जाता था। उसके बाद जो भीमराव अम्बेडकर हैं उनकी जयंती पर, और कौन सी जयंती पर? 125वीं जयंती पर 2015 से विधि दिवस की जगह हमने नाम क्या कर दिया? संविधान दिवस। तो देखो, अच्छा प्रश्न अपन खुद बनाए, कैसे? देखिएगा, कोई भी लाइन हो, आप घर पढ़ रहे हो, किताब से पढ़ रहे हो, यूट्यूब से पढ़ रहे हो, कोई भी मैटर है, ऑफलाइन ऑनलाइन कौन से भी पढ़े, जब भी आप कोई किताब पढ़ते हैं, कोई लाइन पढ़ते हैं, तो उस लाइन से आप खुद को एग्जामिनर मान लीजिएगा कि मैं ही एग्जामिनर हूँ। एक मिनट में सोच लेते ना, मैथ में पढ़ते नहीं, मान लिया मैं ही एग्जामिनर हूँ और सीजीएल का पेपर कंडक्ट करवा रहा हूँ, या पीएससी का प्री करवा रहा हूँ, या जो भी वनडे एग्जाम है वो कंडक्ट करवा रहा हूँ। अगर मेरे को पेपर बनाना होगा तो इस लाइन में से मैं कैसा प्रश्न बना सकता हूँ, और इस लाइन में से मैं ऑप्शन कैसे डाल सकता हूँ? ऑप्शन तो कोई भी 4 ले सकते हैं अपन, जैसे तारीख है तो कोई भी तारीख आगे पीछे की डाल दीजिएगा उसमें, लेकिन वो प्रश्नों के शब्द अगर आपने पकड़ लिए हैं तो प्रश्न बनाना आप खुद सीख जाएं, चाहे वो मेंस के प्रश्न हो, या प्री के हो, या वनडे एग्जाम के हो, नॉर्मल पुलिस वगैरह में जो आते हैं। बात समझ रहे हैं? जो भी थ्योरी पढ़ रहे हैं उस थ्योरी से प्रश्न बनाना आपका काम है। एक बार पढ़ लीजिएगा, फिर उसको दोबारा पढ़ने के बाद बोलिएगा अगर मैं पेपर लूँ, खुद पेपर बनाऊं, तो मैं इस प्रकार से प्रश्न बनाऊंगा और ऐसे ऑप्शन रखूंगा। तो एग्जामिनर की चीजें आपने सोचना चालू कर दी, तो कहीं ना कहीं जो एग्जामिनर असली बना रहे हैं वो प्रश्न भी हम सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, तो संविधान दिवस, ये वाली जो नई लाइन है इसको सुनिएगा। संविधान दिवस की शुरुआत कब से हुई थी? 2015 से। संविधान दिवस का पुराना नाम क्या था? तो विधि दिवस। अंबेडकर की कौन सी जयंती पर संविधान दिवस प्रारंभ किया गया था? तो अंबेडकर की 125वीं जयंती पर संविधान दिवस प्रारंभ किया गया था। प्रश्न बन जाएगा, निम्न में से कौन सी जयंती पर, या अंबेडकर की कौन सी जयंती पर विधि दिवस का नाम संविधान दिवस कर दिया गया? 122, 123, 124, 125, कुछ भी ऑप्शन कर सकते हैं। तो ये देखिएगा। अगला, राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, आप सबको पता है, पहला पॉइंट ये बन जाएगा। दूसरा, पहली बार कब गाया गया था? ये बन जाएगा 27 दिसंबर 1911, ये तारीख आई है अभी CHSL में। तीसरा, कहाँ पे? कलकत्ता अधिवेशन में। दोनों कलकत्ता है तो रटने की जरूरत नहीं है, लगा लेंगे आप आराम से। ये जो राष्ट्रगान है इसको गाने की अवधि 52 सेकंड है, सबको पता रहता है, बाकी पढ़ के रखिएगा फिर भी। ये आपका दूसरा हो गया, ये तीसरा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट बना आपके इससे राष्ट्रगान से। पांचवा, संविधान जो इसकी रचना कौन सी भाषा में की गई थी प्रारंभ में? तो आप करेंगे पांचवा पॉइंट, बांग्ला भाषा में करी गई थी। छठवा, भारतीय सरकार ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था? तो आपका ये सातवां पॉइंट बन गया, राष्ट्रगान से ही 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने किसको अपना लिया था? राष्ट्रगान को अपना लिया था। सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रगान की बंगाली से उर्दू में अनुवाद करने का आदेश दिया था किसी को? एक तो प्रश्न भैया ये लीजिएगा, आठवां, कि किस व्यक्ति ने आदेश दिया था संविधान सभा की भाषा बदलने का, या राष्ट्रगान की भाषा बदलने का? बंगाली से क्या करना है? उर्दू और हिंदी में अनुवाद करना है, जिससे सारे लोग पढ़ पाए उसको। और ये अनुवाद किया गया था कैप्टन आबिद अली, जिसे
लिखा था कैप्टन राम सिंह ठाकुर। ये लाइन कम ही लोगों को पता होगी, 100 में से लगभग 5 लोगों को। तो ये दोनों लाइन आप अपनी कॉपी में अच्छे से लिखिएगा, नोट बना लो। कोई आते नहीं है वो डमरू बजाने वाले, संविधान पढ़ लिया है तो जानबूझ के परेशान करेंगे। तो आप लोग ऐसे प्रश्न भी अपने पास 2-4 रखा करिएगा, ठीक। तो ये कुछ लाइनें हैं, अच्छे से पढ़िएगा इनको। इसके बाद आते हैं राष्ट्रगीत, नेशनल सॉन्ग। बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय, कुछ भी नाम रख सकते हैं, इनके द्वारा लिखा गया। पॉइंट ए, कहाँ से भैया, कौन सी भाषा है? बंगाली और संस्कृत में शुरुआत की गई, 2 हो गई हैं। तीसरी, अरविंद घोष ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ये इस बार का सीआरपीएफ का प्रश्न है, सीआरपीएफ 2023 में हुआ है, 22 का पेपर था, ये अभी अभी आया है। राजेंद्र प्रसाद ने 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत क्या कर दिया था, घोषित कर दिया था। तो ये लीजिएगा अगला पॉइंट, पहला, दूसरा, तीसरा ये रहेगा आपका अरविंद घोष वाला, चौथा राजेंद्र प्रसाद वाला, और 5वीं तारीख भी याद करिएगा, ये काम का रहेगा। 6वां प्रश्न, इसको गाने का समय 65 सेकंड है, उसको वो ऐसे भी लिख सकता है 1 मिनट 5 सेकंड, बात एक ही है। 7वां है, पहली बार ये वाला गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को। और ये अपना जो राष्ट्रगीत है ये पहली बार कब गाया गया? ये गाया गया था 1896 में, ये भी कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। ज्यादातर गतिविधियां उसी साइड हो रही हैं, तो कलकत्ता दोनों में, इसलिए मैंने बोला था कि आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है कहाँ पे गाया गया, समय जरूर याद रखिएगा। ये 1911 में है और ये 1896 में। मतलब कहने का क्या है, पहले राष्ट्रगीत गाया गया है, बाद में राष्ट्रगान गाया गया है, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। इसकी अध्यक्षता जो है रहीमतुल्लाह सयानी के द्वारा की गई थी और ये आनंद मठ से लिया गया है। तो आपसे पूछ सकता है कि 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आप कांग्रेस के अधिवेशन तो पढ़ते ही हैं, आप ज्यादातर उन अधिवेशनों को बार बार पढ़िएगा जिनमें क्या है, विशेष लिखा गया है। जैसे लूसेंट भी पढ़ रहे हैं तो कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता, उसके बारे में विशेष, जिनमें विशेष है, ज्यादातर उनके अध्यक्ष का नाम, उनमें क्या विशेष है वो, और कब हुआ था ये अधिवेशन, ये तीनों चीजें आती है। उन्हीं में से आया था, मैंने बताया था 1929 का लाहौर अधिवेशन, 3 बार आ चुका है ये पेपर में, जिसकी अध्यक्षता नेहरू ने की थी। और इसमें किसकी मांग की गई थी? पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, ये अपन ने इसमें भी देखा है। अगला, राष्ट्रीय ध्वज पे आए हैं हम। देखिए, ये आपका राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा। इसके बारे में कुछ चीजें हैं। राष्ट्रीय ध्वज आंध्र प्रदेश के पिंगली वेंकैया के द्वारा डिजाइन किया गया था, ये लाइन सबको पता रहती है ज्यादातर। दूसरा है कि ये जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, इसको अपनाया कब गया था, ये भी ज्यादातर लोगों को पता होगी कि 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को अपना लिया था। तीसरा है, इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात, ये भी पता रहता है, ये जो रेशियो है 3 और 2 का रखा गया है, 3 जो है लंबाई रहेगी, 2 जो है चौड़ाई रहेगी। राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र है, ये सारनाथ वाराणसी जो है यूपी मान लीजिएगा सीधा, यूपी में अशोक स्तंभ से लिया गया है, ये भी ज्यादातर लोगों को पता रहता है, जिनको नहीं पता हो लिख लीजिएगा। ये देखिएगा, इसमें कुछ चीजें हैं। सबसे पहले केसरिया रंग है झंडे में ऊपर, ये किसका प्रतीक है? ये पेपर में आता है, साहस और बलिदान का प्रतीक। नेवी का एक प्रश्न है, कबूतर जो है 2019 का प्रश्न है ये हमारे का, ये कबूतर जो है किसका प्रतीक है? ये भी शांति का प्रतीक है, कबूतर भी सफेद रंग का होता है। सफेद जो है ये शांति का प्रतीक है, इससे कबूतर भी याद कर लीजिएगा साथ में। अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं, स्पॉक्स? ये है भाई 24। ये जो आपका अशोक चक्र है ये प्रगति, प्रोग्रेस, इसका प्रतीक है, ये भी याद करिएगा। हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है, ये सब किसको रिप्रेजेंट करते हैं? तीनों कलर, ये पढ़ के रखिएगा अच्छे से। आगे आइएगा, बेगम रसूल जो है संविधान सभा की एकमात्र मुस्लिम महिला थी, ये आपने पढ़ लिया है। बेगम रसूल, पूरे संविधान सभा में 15 महिलाएं थी, इनमें से एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? ये बेगम रसूल थी, याद करिएगा अच्छे से। ये देखिएगा, ये कम ही लोगों को पता होगा, बहुत ज्यादा था, 100 में से लगभग 2 लोगों को मुश्किल से। संविधान सभा की एकमात्र दलित महिला, जैसे एकमात्र मुस्लिम महिला थी, एकमात्र दलित महिला सदस्य थी, जिनका नाम है दक्षयानी बेलायुद्धन, और ये केरला की थी। ये संविधान सभा में 15 महिलाओं में शामिल हुआ करती थी, और ये एकमात्र दलित महिला थी, याद करिएगा। अगला है संविधान सभा के पहले मनोनीत उपाध्यक्ष, याद करिएगा। थोड़ी 5 मिनट पहले मैंने बताया था, संविधान सभा में लोगों को पता है कि एक ही उपाध्यक्ष हैं, मैंने तब भी बताया था, वहाँ 2 तो अपन ने कर लिए हैं, एस सी मुखर्जी या कृष्णमाचारी हैं। इनके बाद मनोनीत कौन से थे पहले? फ्रैंक एंथोनी है, और ये फ्रैंक एंथोनी के ऊपर दूसरी चीज भी है, ये एंग्लो इंडियन है संविधान सभा में एकमात्र व्यक्ति, 389 सीटों में से एक ही व्यक्ति है जो कौन है? एंग्लो इंडियन समुदाय से।
जिन्हें एंग्लो इंडियन समुदाय का मतलब नहीं पता, एंग्लो का मतलब अंग्रेज, इंडियन का मतलब होता है भारतीय, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिनके माता पिता में से कोई एक अंग्रेज हो या विदेशी हो, उनका बेटा या बेटी क्या कहलाता है? एंग्लो इंडियन कहलाता है। आगे आइएगा, देशी राज्यों में मैसूर से सबसे अधिक सदस्य आए हुए थे। याद करिएगा, मैंने बोला था कि देशी रियासत जो है उनकी सीटें संविधान सभा में 93 है। याद आ रही है? क्लास रिवाइज करिएगा अभी इसको, नहीं तो वीडियो को पॉज करके वापस से बैठ जाइएगा। 389 सीटों का क्लासिफिकेशन किया था, इनमें देशी रियासतों की सीटें कितनी थी? 93। इन 93 में सबसे ज्यादा सीटें किसकी रियासत से आई थी? मैसूर रियासत, वही कर्नाटक वाली, यहीं पे तो थे टीपू सुल्तान। अगला, हैदराबाद रियासत जो है इसने संविधान निर्माण में हिस्सा नहीं लिया। तो प्रश्न बन जाए कि निम्न में से कौन सी रियासत है भारत की जिसने संविधान निर्माण में हिस्सा नहीं लिया था? तो आपका उत्तर रहेगा हैदराबाद रियासत, जिसने संविधान निर्माण में हिस्सा नहीं लिया था। अगला है प्रारूप समिति। ये बड़ा भयंकर प्रश्न है भैया, आते रहते हैं सवाल इससे भी। प्रारूप समिति से ज्यादातर इसका गठन कब हुआ था, इसमें कितने सदस्य थे, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, ये प्रश्न घूमते रहते हैं। तो अपन पूरी प्रारूप समिति पढ़ने वाले हैं। प्रारूप समिति को हिंदी में मसौदा समिति के नाम से भी जानते हैं और इसको पांडुलेखन समिति के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रारूप समिति के 3 नाम हैं, जिनको नहीं पता था ये नोट डाउन करते रहिएगा साथ साथ। प्रारूप समिति का गठन जो है 29 अगस्त 1947 को किया गया था और ये जो प्रारूप समिति है इसमें 7 सदस्य हुआ करते थे, अध्यक्ष को मिलाकर। ऐसा नहीं है 7 + 1, 6 + 1 है, मतलब अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थी? ये 7 सदस्य थी। और ये प्रारूप समिति है, इस प्रारूप समिति के 7 सदस्य ये हैं। ये अम्बेडकर हैं, इनके अध्यक्ष हैं प्रारूप समिति के। गोपाल स्वामी अयंगार हैं, इसके बाद कृष्णमाचारी हैं। कृष्णमाचारी किसकी जगह पर आए थे? डीपी चैतान की जगह पर आए थे। ये सबको पता है, ये नॉर्मल सी कहानी है, बहुत पुरानी भी कहानी है, तो ज्यादातर लोग इसको पढ़ के रखते हैं। तो ये 7 के 7 सदस्य हैं, इन 7 सदस्यों को आराम से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद ये थोड़ी सी ट्रिक है, जिनने पहली बार क्लासें ले रहे हैं, जो लोग पहली बार क्लासें ले रहे हैं और जो पहली बार क्लास ले रहे हैं वो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। और इसको याद करने में थोड़ा सा कंफ्यूजन आए तो याद करिएगा, कृष्ण भगवान के नाम याद कर लीजिएगा। गोपाल स्वामी अयंगार, तो गोपाल उनको बोलते ही थे। कृष्णमाचारी, कृष्णा आ ही गया, इसमें भी कृष्णा आ ही गया। कन्हैया उनको बोलते ही थे। माधव उनको बोला ही जाता था। अर्जुन किस नाम से पुकारते थे कृष्ण भगवान को? माधव। अब बचे हैं मोहम्मद सादुल्ला, ये मुस्लिम है एकमात्र, तो बाकी के जो लोग हैं वो उनके नाम कृष्ण भगवान के नाम के ऊपर है, तो अपने आप याद हो जाने हैं। नहीं तो इस ट्रिक का यूज करिएगा, इस ट्रिक से याद हो जाएंगे लगभग। ये गूगल से ही लिए मैंने, तो गूगल पे डली हुई है ये ट्रिक, आप इसको ना फॉलो करें तब भी आप नॉर्मल कृष्ण भगवान के नाम से याद कर लीजिएगा इसको। ये देखिएगा, 21 फरवरी 1948 को भारत की संविधान सभा के समक्ष प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। ये लाइन नोट करके अच्छे से कॉपी में उतार लो और दिमाग में भी उतार लीजिएगा साथ में कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था। पहला प्रश्न अच्छा एसएससी के लिए, और दूसरा एसएससी व्यापम के लिए भी, कि प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी। तो प्रारूप समिति का गठन किया गया था 47 में, रिपोर्ट सौंपी गई है 1948 में, तारीख है 21 फरवरी। याद करिएगा अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रारूप समिति पढ़ने के बाद, प्रारूप समिति में कुछ नहीं पढ़ना, गठन, अध्यक्ष है अम्बेडकर, 7 सदस्य थे, गठन कब हुआ, उसने रिपोर्ट कब सौंपी थी, और कौन सा सदस्य इसमें शामिल है कौन सा नहीं है। 2 सदस्य बदले गए थे, किसकी मृत्यु के बाद कौन आया था और किसका स्वास्थ्य खराब होने के बाद कौन आया था, ये उस चार्ट में है। आप उसको फिर से पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगी। प्रारूप समिति नॉर्मल सी कहानी है, कोई गलत प्रश्न आज तक किसी का हुआ नहीं है। जिनके हुए हैं समझ जाओ अपन कॉम्पिटिशन लायक फिर एसएससी लायक है नहीं। क्यों? क्योंकि ये प्रारूप समिति ज्यादातर लोगों को जो संविधान पढ़ा है उसको रटी हुई होती है, तो आप भी उसको अच्छे से रट लीजिएगा। जो प्रश्न सबको आ रहे हैं वो प्रश्न हमारे गलत ना होने चाहिए भाई। अगर 100 में से 70 प्रश्न सब कर रहे हैं तो वो 70 सब कर रहे हैं, तो 70 हमारी होनी चाहिए सही। इसके लिए आप जो पढ़ते हैं कि मैंने हिस्ट्री पॉलिटी कई बार पढ़ ली है, जियोग्राफी कई बार पढ़ ली है, तो हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी कई बार पढ़ ली, फिर आप नया नया पढ़ने के लिए भागते हो बुरी तरह से। मैंने देखे बहुत सारे, और मेरे को भी लगता था पहले ऐसे कि नया नया पढ़ो, नया नया पढ़ो, जो है नया पढ़ने से मजा आता है, नई नई चीजें मिलती हैं। ठीक है भाई, नया नया पढ़ने से दिक्कत ये आती है कि नए में से आएगा या नहीं आएगा ये फिक्स नहीं है। जैसे करंट अफेयर हो गया, आप करंट अफेयर में 4-5 टॉपिक है जिनको ज्यादा पढ़ सकते हो, उसके अलावा फिर पता नहीं कहाँ से आएगा। जो आएगा वो बनेगा भी कि नहीं बनेगा। स्पोर्ट्स अच्छे से पढ़ लीजिएगा, नियुक्तियां अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ब्रांड एम्बेसडर पढ़ लीजिएगा, इंडेक्स पढ़ लीजिएगा, कौन सा विदेशी द्वारा अपने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ने किया या किसी दूसरे देश के प्रधान राष्ट्रपति यहाँ पे आए हुए हैं वो पढ़ लीजिएगा। ये 5 टॉपिक ऐसे हैं
जिनसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, या कोई विषय उसकी थीम, बस। अब इनके अलावा कोई चीज है वो आप नॉर्मल पढ़ते रहना, पार्क कहाँ पे बना है, किसने किसका उद्घाटन किया है, ये कुछ कहानी है, आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। लेकिन आप करंट ही करंट पढ़ते रहें, हिस्ट्री पॉलिटी जो है आपने पढ़ रखी है अच्छे से, फिर रिवाइज नहीं करें, तो 2 प्रश्न अगर आपने वो गलत कर दिए जो सब सही करेंगे, तो फिर अपनी रैंकिंग गिर जानी है। तो जो सवाल सब सही कर रहे हैं वो हमारा गलत ना हो, बाकी के अलावा जो नए सवाल हैं उन पर रिस्क ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, संविधान की ये प्रस्तावना है, आप याद करेंगे तो नेहरू ने तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव दिया था। उस उद्देश्य प्रस्ताव का विकसित रूप ही क्या कहलाता है, प्रस्तावना कहलाता है। प्रस्तावना जो है वो कहाँ से ली गई है और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, ये दोनों सवाल अलग अलग हैं। जिनको पता हो अच्छी बात है, नहीं पता वो लिख लेना। चलिएगा, प्रस्तावना जो है जिसको अपन प्रियम्बल कह रहे हैं, इंग्लिश मीडियम वाले इस साइड देख लीजिएगा, हिंदी मीडियम वाले इस साइड देख लीजिएगा। प्रस्तावना से बारीकी के प्रश्न भी आए हुए हैं। प्रस्तावना में पहले संविधान संशोधन नहीं किया जाता था, इंदिरा गांधी ने प्रस्तावना में संशोधन किया था और उसमें संशोधन करने के बाद चीज जोड़ दी थी कि संसद जो है प्रस्तावना में क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। आपने ज्यादातर नाम सुने होंगे, केशवानंद भारती मामला 1973। आप लोग प्रस्तावना पढ़ें। किसी भी किताब की एक इंडेक्स बनाई जाती है, ऐसे ही हमारे संविधान की एक इंडेक्स जैसी चीज बनाई गई है जिसको आप प्रस्तावना कह रहे हैं। पूरा संविधान पढ़ने से पहले आप अगर प्रस्तावना पढ़ ली तो पूरे संविधान का एक ओवरव्यू मिल जाता है कि संविधान कहना क्या चाहता है। इस तरीके से प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, संविधान का हृदय और संविधान की कुंजी कहा जाता है। समझ गए? चलिए, प्रस्तावना में ये जो शब्द है, इस शब्द को अच्छे से याद करिएगा। प्रस्तावना की जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है, तो प्रस्तावना की शुरुआत होती है भैया कहाँ से, ये हुई है हम भारत के लोग। ये लीजिएगा, हम भारत के लोग, इसकी शुरुआत हुई है प्रस्तावना की। प्रस्तावना में जो न्याय है, जस्टिस, वो कितने प्रकार का है और कौन कौन सा है, ये देखिएगा। न्याय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। ये प्रश्न दिखाया था एक बच्चे ने सुबह, शायद कल ही दिखाया था मेरे को, कि सर प्रस्तावना में कौन सा न्याय नहीं है। तो प्रस्तावना में कौन सा न्याय नहीं है, इसके लिए हमें पता हो कि प्रस्तावना में कौन कौन से न्याय हैं। सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है। यहाँ देख लीजिएगा, सोशल है, इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल। मतलब ये है सर, इसमें कहीं आपको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक के बाद और चीजें दिखाई दे रही है। अब कोई भी दे दे एक नया न्याय, उसको आप टिक कर दीजिएगा। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता कितने प्रकार की संविधान में, 5 प्रकार की। पहली, विचार की स्वतंत्रता, कोई भी चीज सोचने की। अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति का मतलब होता है एक्सप्रेस करना, किसी भी चीज को बोलना। ये अनुच्छेद 19 में भी है, बोलने की स्वतंत्रता, मीडिया की स्वतंत्रता, ये सब काय में है, अभिव्यक्ति वाले में। 2, विश्वास, सब पे कर सकते हैं अपन। धर्म, किसी भी धर्म को मानने की है, अनुच्छेद 25 दिया गया है। उपासना, भैया धर्म और उपासना में अंतर, किसी भी धर्म को मान सकता हूं मैं और किसी भी धर्म के अंदर किसी भी देवता की पूजा कर सकता हूं मैं। उपासना का मतलब होता है पूजा करना या किसी भी इष्ट को मानना, और धर्म अलग है। ऐसे इसको अंतर समझना है तो ऐसे करिए, हिंदू एक धर्म है। अब हिंदू धर्म में कोई बजरंगबली की पूजा करते हैं, कोई कृष्ण की करते हैं, कोई शिव जी की करते हैं। तो मैं किसी भी धर्म के लिए अपनी उपासना रख सकता हूँ, मैं हिंदू धर्म मान लेता हूँ। अब हिंदू धर्म के अंदर भी कई सारे देवता हैं, मैं किसी भी एक देवता को अपना इष्ट, अपना ईश्वर मान सकता हूँ, उसको कहते हैं उपासना, मैं उनकी पूजा कर सकता हूँ। चलिएगा, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता है, समता मतलब समानता, इक्वलिटी। ये सब पढ़ने के बाद आप इस पढ़ लीजिएगा कि व्यक्ति की गरिमा है, राष्ट्र की एकता है, अखंडता है, बंधुता है। ये सारी चीजें जो है प्रस्तावना की बड़े पेपरों में, सीजीएल के या टियर 2 में आ जाए, सीएचएसएल के टियर 2 में आ जाए, इनमें समस्या दे सकती है। बाकी अपने पेपरों में जो नॉर्मल वनडे एग्जाम होते हैं, सीआरपीएफ हो गया, पुलिस हो गया, एसआई हो गया, इनमें प्रस्तावना पूछेगा तो नॉर्मल सा। अगर ये पूछ लिया न्याय या स्वतंत्रता तो बहुत बड़ी बात है कि इनने पूछ ली है, नहीं तो संविधान की आत्मा किसको कहते हैं ये प्रश्न ही चला आ रहा है। जैसे अपने एमपी का एक प्रश्न फेमस है, कौन सा साहब, एक प्रश्न है, उल्टी बहने वाली नदी बताइएगा। नर्मदा, पता नहीं कितने साल हो गए नर्मदा को, नर्मदा भी सुनती होगी, वो भी परेशान होती है, हो गई होगी कि उल्टी बहने वाली नदी कौन सी, नर्मदा ताप्ती, नर्मदा ताप्ती। ये पता नहीं कितनी बार, 50-60 बार आ चुका है ये पेपर। चलिएगा, संविधान में प्रस्तावना का जो विचार है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मतलब प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, अमेरिका के संविधान से। और प्रस्तावना की जो भाषा है, ये भाषा कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। इसमें लिखा होगा, ये देखिए, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है और प्रस्तावना का जो विचार है, ड्राफ्ट, ये कहां से लिया गया, ये लिया गया है भैया आपके अमेरिका से। पहले पैराग्राफ में समाजवादी,
धर्मनिरपेक्षता और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े हैं, याद करिएगा। याद नहीं हो तो एसएडी कर लेना, सेड। जैसे कोई चीज आप याद नहीं हो रही है, सिलेक्शन नहीं हो रहा है बार बार, तो आप कैसे हो जाते हो, सेड हो जाते हो। तो वही सेड है प्रस्तावना भी। एस से करिएगा समाजवादी, ए से करिएगा अखंडता, डी से धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता, बात एक ही है। धर्म जो है उसके अंदर ही पंथ होते हैं, ये आगे पढ़ेंगे अपन, हाल फिलहाल के लिए छोड़ दो, आप तो याद करो सेड। सेड में क्या है, एस से समाजवादी, ए से अखंडता और डी से धर्मनिरपेक्षता, ये 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे। और मैंने बताया था ये किसने जोड़े हैं, इंदिरा गांधी ने, किसी और ने प्रस्तावना में संशोधन करने की कोशिश ही नहीं की थी। तो इंदिरा गांधी ने 3 जो जोड़े थे शब्द, ये 1976 में जोड़े थे। इस समय इमरजेंसी है भारत में, 1975 में इमरजेंसी लग चुकी है और 77 तक रही थी। तो ये सारे काम इंदिरा गांधी ने, 42वें संशोधन के जो भी काम पढ़ोगे ये सब इमरजेंसी में ही हुए हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं थी इंदिरा गांधी का। इसने लोकसभा कार्यकाल 5 की 6 साल कर दिया था, किसी ने नहीं रोका था, क्योंकि क्या लग रखी है, इमरजेंसी लगा रखी है। तो 42वें संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी क्या करती है, 3 नए शब्द जोड़ देती है, किसमें भाई, इनमें, प्रस्तावना में। अब देखिएगा ध्यान से, संशोधन किसी को नहीं पता है, कोई हो सके वीडियो को पहली बार देख रहा हो, सर हमें तो संशोधन के बारे में जानकारी नहीं है। तो भैया जिन्होंने संशोधन नहीं पढ़े हैं, आप तो एक याद करिएगा, हमें इतना तो पता है कि हमारा संविधान 1949 में बना है और 1950 में लागू किया गया है। तो 1950 में जो चीज लागू करी गई है, आज 2023 है, तो कितनी साल हो चुकी है। उस जमाने में नियम कानून थे नहीं, ज्यादा नहीं थे, कम थे। जैसे मान के चलिएगा, कंप्यूटर उस जमाने में नहीं था, फोन पे उस जमाने में नहीं चलता था। तो जब ऑनलाइन बैंकिंग ही उस जमाने में नहीं थी, तो ऑनलाइन अपराध होते होंगे नहीं। कोई फोन करके आपसे बोलता होगा, फोन ही नहीं थे तो फोन करके कैसे बोलेगा कि ओटीपी आया होगा, आपका बैंक जो है उसमें एटीएम की समस्या आ रही है, या एटीएम जो है आपका लॉक हो गया, आप ओटीपी दे दीजिए, हम लोग चालू कर देते हैं। ऐसी समस्या आती है, साइबर सिक्योरिटी की आती है, हैकिंग की समस्या आती है। तो जब देश अपना आजाद हुआ और 1950 में संविधान बन गया, अपना लागू हो गया, तो भैया तब ये चीजें ही नहीं थी, ये फोन चलते ही नहीं थे, कंप्यूटर चलते ही नहीं थे, तो ये अपराध ही नहीं थे। अब ये वाले अपराध, समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी बढ़ती गई है, समय के साथ साथ अपराधों की संख्या बढ़ती गई है। तो जो 70-80 साल पुरानी चीज है, वो चीज आज के हिसाब से